Right. Today we are going to discuss syllogism. I hope you understand what is syllogism. Have some idea? Have met previously? Okay. In any syllogism question, you are given two propositions and following those two propositions there are two conclusions or inferences. Let us call them preposition 1 and preposition 2 and the conclusions may be called A and B. So ऑप्शन आपके जनरली इस तरीके के होते हैं. टिक ऑप्शन ए इफ ओनली A follows. If only B follows. C. If either A or B follows. D. If both A and B follow. And sometimes there may be 5 options. If none, if neither. Neither तो जनरली होता ही होता है, either का ऑप्शन हो सकता है. If either A or B follows. Right. Proposition जनरली इस तरीके के होते हैं. All cakes are fakes. Some fakes are good. इस तरीके के propositions होती हैं. You may call them premises also. और कंक्लूजन भी इसी तरीके के होते हैं. कंक्लूजन सम केक्स आर गुड, सम गुड आर नॉट केक्स. इस तरीके के कंक्लूजन होते हैं. ये दो मार्कर लाके देता है. इसने राशन की दुकान खोली हुई है. तो कोई राशन की दुकान है, 4 देगा तू. मेरे 4 एक क्लास में खत्म हो जाते. Okay, so I would just like to have some idea from you कि अब तक आप कैसे करते आए हो इस तरह के क्वेश्चंस को. किए कभी पहले ट्राई किए? मोस्टली बच्चे वेन डायग्राम बना के करते. राइट. मैं आपको बिल्कुल क्लियर समझ कहना चाहता हूँ, वेन डायग्राम वाला मेथड हमने बिल्कुल यूज नहीं करना. राइट. उसमें एक तो स्पीड नहीं आती है और कुछ टिपिकल क्वेश्चन बनते हैं, कुछ खास ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे. यू वुड नॉट बी क्लियर अबाउट योर रिजल्ट. राइट. आजकल ना 3 प्रोपोजिशन वाले क्वेश्चंस भी आने लगे, मल्टीपल प्रोपोजिशंस. तो वो मेथड जो है इंक्रीजिंगली यूजलेस होता चला जा रहा है. जो मेथड मैं आपको कराने वाला हूँ उसमें वेन डायग्राम का कहीं कोई यूज नहीं होगा. आई विल मेक सम यूज ऑफ द वेन डायग्राम जस्ट टू हाईलाइट सम पॉइंट्स. At few places I will make use of Venn diagrams just to highlight some of the ideas, but the basic technique has nothing to do with Venn diagrams, right? अभी आपको लगता है कोई है कंक्लूजन ठीक इसमें से? जस्ट ऐसे गेस वर्क.
नहीं, एक्चुअली नाइदर ए नॉर बी फॉलोज, नाइदर ए फॉलोज नॉर बी फॉलोज। चलो कोई नहीं, लेट अस सी। बेटा हमारी इस टेक्निक का सबसे पहला स्टेप है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन पहला स्टेप है, क्लासिफिकेशन। एंड आई वुड से ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्लासिफिकेशन क्या है? जितने भी प्रेमाइसेस आपको मिलते हैं ना, जितने भी प्रेमाइसेस हो सकते हैं, जितने भी कंक्लूजन हो सकते हैं, वो सिर्फ 4 तरीके के होते हैं। ए टाइप, ई टाइप, आई टाइप और ओ टाइप। ए टाइप मीन्स यूनिवर्सल पॉजिटिव, यूनिवर्सल पॉजिटिव, इनको हम कहते हैं ए टाइप। एग्जाम्पल, all saints are crooked, all diamonds shine, all diamonds shine, all books are rubbish। इनको कहते हैं यूनिवर्सल पॉजिटिव, राइट। दे स्टार्ट विद ऑल, they and then they tell you some quality about all the books, right? If you represent any A type sentence with the help of a Venn diagram, this will be the situation. All books are rubbish, right? अगर मैं एक जनरल स्टेटमेंट लिखूं, ए टाइप का जनरल स्टेटमेंट होता है all subjects are predicates, all subjects are predicates, right? So जो भी टर्म आपको पहले दी हुई है, that is a subset of the second set, right? This is A type, universal positive. लॉजिक की टेक्निकल लैंग्वेज में इसे कहते हैं बेटा, इन ए टाइप स्टेटमेंट सब्जेक्ट इज फुल्ली डिस्ट्रीब्यूटेड, सब्जेक्ट इज फुल्ली डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिवर्सल नेगेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, इसको हम कहेंगे ई टाइप। नो पेन is a gain, no master is kind, that means no subject is a predicate, right? अगर इसको आप वेन डायग्राम की हेल्प से लिखो, शो करने की कोशिश करोगे तो ये आएगा, राइट। नथिंग कॉमन, डिसजॉइंट सेट्स है। सो यू गेट एन आइडिया अबाउट ऑल ऑफ द सब्जेक्ट्स एज वेल एज ऑल ऑफ द प्रेडिकेट्स। ये आई टाइप क्या होता है? I is particular positive. Particular positive means some friends are well,
some leaders are tall, right? Some subjects are predicates. So it neither distributes the subjects nor distributes the predicate. अगर आप इसका वेन डायग्राम बनाओ तो इस ढंग से बनाओ, राइट? पर क्या ये नहीं बनता? नहीं, इसमें भी तो ये लिखा ना, सम सब्जेक्ट्स आर प्रेडिकेट्स। नहीं, सब्जेक्ट बाहर बनाया मैंने। सम सब्जेक्ट्स आर प्रेडिकेट एंड रिमेनिंग सब्जेक्ट्स आर नॉट प्रेडिकेट्स। बोथ पॉसिबिलिटीज आर देयर, राइट? इसलिए कहते हैं नाइदर डिस्ट्रीब्यूट द सब्जेक्ट नॉर द प्रेडिकेट। ना सारे सब्जेक्ट्स के बारे में कुछ पता चलता है, ना सारे प्रेडिकेट्स के बारे में कुछ पता चलता है। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, दोनों, राइट? क्लियर? एक्चुअली होता क्या बेटा, हमारे अंदर एक ह्यूमन वीकनेस, सबके अंदर होती है, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर एक वीकनेस होती है कि जो नहीं कहा गया वो इम्प्लाइड है। सम बुक्स आर गुड, हम इसमें इम्प्लीकेशन अपने आप मान लेते हैं कि अदर बुक्स जिनके बारे में नहीं बताया गया दे आर नॉट गुड। ऐसा नहीं है, राइट? इफ आई से सम बुक्स आर गुड, I may not be making any comment about the remaining books. I am only making comment about the books that I have seen, I know, right? ये हुआ पर्टिकुलर पॉजिटिव। अब लास्ट आता है पर्टिकुलर नेगेटिव। पर्टिकुलर, हाँ बेटा, हाँ हाँ बिल्कुल ओवरलैप भी हो सकता है, बिल्कुल। मैं वही बात समझाना चाहता। आपको एक बात बताता हूँ, इसके ऊपर एक जोक है, बड़ा मशहूर जोक है, शायद आपने सुना हो या इंटरनेट पे पढ़ा हो। देयर वॉज ए टाइम व्हेन यूरोपियंस बिलीव दैट स्वान्स आर ओनली वाइट। स्वान सिर्फ वाइट होते, ब्लैक स्वान्स होते ही नहीं, राइट? देन दे डिस्कवर्ड द कॉन्टिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड व्हाट दे फाउंड, ऑल स्वॉन्स वर ब्लैक। तो जो आपने नहीं देखा वो वही वाइट होगा, ये मानने के लिए कोई, तो इसके बाद जोक्स बनने शुरू हुए। क्या जोक्स बनने शुरू हुए कि एक लेमैन, एक मैथमेटिशियन और एक लॉजिशियन ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, ठीक है? तो वो ट्रेन गई किसी कंट्री में, वहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने भीड़ देखी, शीप, और वो शीप जो है ब्लैक थी। तो वो लेमैन कहता है, आई वुड थिंक दैट इन दिस कंट्री देयर आर ब्लैक शीप्स, यहाँ काली शीप्स भी होती है। तो मैथमेटिशियन कहता है, नो, आई वुड ओनली से दैट देयर आर सम शीप दैट आर ब्लैक, देयर आर सम शीप दैट आर ब्लैक इन दिस कंट्री। तो लॉजिशियन पता है क्या कहता है, आई वुड ओनली से दैट देयर इज एटलीस्ट वन sheep in this country which is black on at least one side. दूसरी साइड कहाँ दिखी है शीप की? मुझे एक ही साइड दिखी है, राइट? सो देयर इज एटलीस्ट वन sheep in this country which is black on at least one side. दूसरी साइड का नहीं पता। बाकी इस जोक की बड़ी एक्सटेंशंस मिलती हैं, उसमें और लोग भी आ जाते हैं। मेडिकल पर्सन कैसे बोलेंगे, मिलिट्री पर्सन कैसे बोलेंगे, तो इसके बड़े वर्जन मिलते हैं इस जोक के। ओरिजिनल छोटा सा ही है, 3 ही लोग हैं उसमें, ओके? हाँ, अभी मैं समझाऊंगा, अभी इसके अगले स्टेप में। पर्टिकुलर नेगेटिव मतलब सम सब्जेक्ट्स आर नॉट predicates. Some
heroes, some heroes are not noble. Some guys are not timid. Some leaders are not tall. इस तरीके के सेंटेंसेस, इनको बनाना वेन डायग्राम पे कैसे बनाओगे? बड़ा मुश्किल है. There are some heroes which are not noble. So if this is the noble, then there are at least some heroes. Why I can't draw the full circle of heroes? There is no comment about the other heroes. We don't know whether the remaining heroes are noble or not. There are only some heroes which are not noble. Right? ये क्लियर हो गया? तो क्लासिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को? ओके. There are some books which are not good. तो books are good. Some books are not good. कुछ बुक्स में ये क्वालिटी नहीं है, बाकी बुक्स में है या नहीं? नहीं, हमें नहीं पता. मे बी, मे नॉट बी. तो वी कैन नॉट ड्रॉ द रिमेनिंग बुक्स. जो बचा हुआ बुक्स का पोर्शन है वो गुड के साथ इंटरसेक्ट करेगा नहीं करेगा, नो आइडिया, राइट. सो वी ड्रॉ ए पार्शियल सर्कल फॉर बुक्स and that partial circle does not interact with what? हाँ, some books, right. We can't say about all of the books. क्लियर हो गया? क्लासिफिकेशन समझ में आ गया? तो अब आप मुझे ये बताओ, many flowers are rotten. इसको किस में रखोगे? इसमें रखोगे, राइट. सम हो, मैनी हो, मोस्ट हो, फ्यू हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. दे आर ऑल पर्टिकुलर पॉजिटिव, राइट. रवि इज ऑनेस्ट, ये इसको कहाँ रखोगे? ये ए टाइप है. हमारे सब एक ही सब्जेक्ट है, हम एक ही इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी कोई क्वालिटी बता रहे हैं. रवि इज ऑनेस्ट, रवि इज नॉट ऑनेस्ट, ये यूनिवर्सल नेगेटिव है, ई है. क्लियर? हालांकि इस तरह के क्वेश्चन कम आते हैं, यही टिपिकल टाइप है. तो आइडेंटिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है. आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन बड़ा आसान काम है. चलो इसके आगे जो हमारा सेकंड स्टेप है वो सीखते हैं हम. हमारा सेकंड स्टेप है इन्वर्जन. हमें किसी भी गिवन सेंटेंस को इन्वर्ट करना आना चाहिए, इन्वर्जन. सो अगर आप किसी ए टाइप स्टेटमेंट को इन्वर्ट करोगे तो क्या बनेगा? ए नहीं बनेगा. देखो, ऑल सेंट्स आर क्रुक्ड. डज इट मीन ऑल क्रुक्ड आर सेंट्स? Some crooked are saints. When I say all saints are crooked, it does not tell me anything about all the crooked people, right? So A को इन्वर्ट करोगे तो वो आई बन जाएगा. इन्वर्ट का मतलब क्या होता है? चेंजिंग द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की जगह बदल देने को इन्वर्जन कहते हैं. क्यों कर रहे हैं हम इन्वर्जन, वो आपको थोड़ी देर में क्लियर होगा, राइट. सो इफ योर ओरिजिनल स्टेटमेंट इज ऑल सब्जेक्ट्स आर प्रेडिकेट्स, देन इट्स इन्वर्जन विल बी सम प्रेडिकेट्स आर सब्जेक्ट्स. सम प्रेडिकेट्स आर सब्जेक्ट्स. आपको याद होगा जब मैंने अभी इसका वेन डायग्राम बनाया था तो मैंने आपको क्या कहा था? दो पॉसिबिलिटीज है, राइट. कौन कौन सी? एक तो ये पॉसिबिलिटी है, एक तो ये पॉसिबिलिटी है, और दूसरी
इन दोनों में मैं कह सकता हूँ सम सब्जेक्ट्स आर प्रेडिकेट्स, राइट। तो इन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इस टेक्निक में हमें अक्सर इन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ए को जब भी आप इन्वर्ट करोगे वो आई बन जाएगा, राइट। ऑल लीडर्स आर लायर्स, ऑल लीडर्स, ये रहा आई, हाँ, ऑल लीडर्स आर लायर्स। इसको इन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा, हाँ, सम लायर्स आर लीडर्स, राइट। ऑल ग्लिटर, ऑल ग्लिटर इज फ्रॉड, हाँ, सम फ्रॉड्स आर ग्लिटर, ओके। अब बेटा ये सारे ऐसे सेंटेंस हैं जिसमें ना इज एम आर की फॉर्म आई हुई है, राइट, बट इसमें नहीं आई हुई, इसमें एक्शन वर्ब आया है, इज एम आर नहीं आया हुआ, राइट। इसका इन्वर्जन पता है कैसे होता है, सम ऑब्जेक्ट्स लिखना चाहिए टेक्निकली इंग्लिश में, बट हम लिखते हैं सम दैट शाइन आर डायमंड्स, राइट। तो हमें एक नाउन या प्रोनाउन अपनी जेब से डालना पड़ता है, सम दैट शाइन या सम ऑब्जेक्ट दैट शाइन आर डायमंड्स, क्लियर। तो ए को इन्वर्ट करना आ गया आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए को जब भी आप इन्वर्ट करोगे वो आई बनेगा, जब भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट की जगह बदलोगे वो यूनिवर्सल पॉजिटिव नहीं रहेगा, वो पर्टिकुलर पॉजिटिव बन जाएगा। चलो अब देखते हैं ई को इन्वर्ट करके क्या मिलता है। ई को इन्वर्ट करके ई ही मिलता है, ई को इन्वर्ट करने से ई मिलता है। देखो वेन डायग्राम से ये चीज आप पकड़ सकते हो। नो सब्जेक्ट इज ए प्रेडिकेट, मीन्स नो प्रेडिकेट इज ए सब्जेक्ट। ई को इन्वर्ट करके ई ही रहता है, राइट। सो नो पेन इज ए गेन का इन्वर्जन क्या होगा, नो गेन इज ए पेन। नो मास्टर इज काइंड, नो काइंड इज मास्टर, राइट, गॉट इट। आई को इन्वर्ट करके भी आई बनता है। देखो एक तो आई में ये पॉसिबिलिटी बनती है, some subject are predicate and some predicate are subject, right? Or some subjects are predicate. Of course all predicates are subject, but we don't know, हमें ये information पता नहीं है, तो we will say some predicates are subject, clear? आई का उल्टा आई होता है, आई को उल्टा करके कभी ए नहीं बनाते। ए का उल्टा करके आई बनाए, जब आई को दोबारा उल्टा करोगे तो आई लिखोगे, ए नहीं लिखोगे, राइट, क्लियर हो गया। तो सम फ्लावर्स आर टेस्टी, इसको इन्वर्ट करोगे तो क्या बनेगा, सम टेस्टी आर फ्लावर्स, सम टेस्टी आर फ्लावर्स। ओ का इन्वर्ट नहीं होता, नॉट डिफाइंड। ओ टाइप स्टेटमेंट का इन्वर्जन डिफाइंड नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल टू इन्वर्ट एन ओ टाइप स्टेटमेंट, राइट। ये क्लियर हो गया। तो दो स्टेप हमारे क्लियर हो गए हैं। तीसरा स्टेप, हाँ बेटा, आई का इन्वर्स, सम बुक्स आर गुड, ठीक है, सम फर्नीचर आर गुड। तो गुड, बुक्स भी गुड है, फर्नीचर भी गुड है। अब तो इसका मतलब सारी गुड्स तो बुक नहीं है ना,
तो some good are books, right? Okay, third step है बेटा getting the right combination, getting the right combination। और यही वो चीज़ है जो साइलोगिज्म के क्वेश्चन में गलती करा सकती है आपसे। अगर वो राइट कॉम्बिनेशन एग्जामिनर खुद ही बना के दे दे आपको तो गलती हो ही नहीं सकती। राइट कॉम्बिनेशन उन्होंने नहीं बना के दिया, आपको बनाना पड़ेगा, राइट? मतलब क्या राइट कॉम्बिनेशन का वो पहले समझ लो आप। दो प्रोपोजिशन होंगी तभी कोई कंक्लूजन निकलेगा, सिंगल प्रोपोजिशन से कोई कंक्लूजन नहीं निकलता। तो पहले प्रोपोजिशन में होगा ऑल सब्जेक्ट्स आर प्रेडिकेट्स, और दूसरे में होगा ऑल प्रेडिकेट्स आर कीवर्ड। ये जो है ना ये कॉमन टर्म है, ठीक है? इस कॉमन टर्म को कहते हैं मीडिएट। क्या बोलते हैं? मीडिएट। अगर तो आपको जो दो प्रेमाइस दिए हुए हैं उनमें कोई कॉमन टर्म है ही नहीं तो कंक्लूजन पॉसिबल है ही नहीं, राइट? कॉमन टर्म फर्स्ट प्रेपोजिशन में प्रेडिकेट की जगह आए और दूसरी प्रेपोजिशन में सब्जेक्ट, दैट इज द राइट कॉम्बिनेशन, दैट इज राइट कॉम्बिनेशन, राइट? अब ये बताओ क्या ये राइट कॉम्बिनेशन है? ऑल हीरोज आर बिग, ऑल ईगोज आर बिग। नहीं है, नहीं है। हाँ, किसी एक को इन्वर्ट करना पड़ेगा तब राइट कॉम्बिनेशन बनेगा। जो गिवन कॉम्बिनेशन है वो राइट नहीं है, इससे कंक्लूजन ड्रॉ हो ही नहीं सकता, राइट? तो राइट कंक्लूजन, राइट कॉम्बिनेशन बनाए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, कंक्लूजन चेक नहीं कर सकते कंक्लूजन वैलिड है या नहीं है, कंक्लूजन निकल रहा है या नहीं निकल रहा, राइट? तो कॉम्बिनेशन करेक्ट होना चाहिए। तो अब हम क्या बोलेंगे? वो हाँ हाँ नोट कर लीजिए। नहीं, वो तो कैसे करेंगे बात की बात है, अभी तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ व्हाट इज राइट कॉम्बिनेशन। तो राइट कॉम्बिनेशन ये होगा बेटा, ऑल सब्जेक्ट्स आर मीडिएट एंड ऑल मीडिएट्स आर प्रेडिकेट्स। दिस इज द ओनली राइट कॉम्बिनेशन, राइट? अब जब कॉम्बिनेशन करेक्ट है तो उस कॉम्बिनेशन की नेमिंग कर सकते हो आप। दिस कॉम्बिनेशन विल बी कॉल्ड ए प्लस ए। फोर्थ स्टेप में यही है, मैं आपको रूल बता दूंगा किस कॉम्बिनेशन में से कैसा कंक्लूजन निकलता है। बट अनलेस योर कॉम्बिनेशन इज राइट यू कांट गिव इट अ नेम। देयर इज नो नेम फॉर दिस कॉम्बिनेशन। इट इज रॉन्ग टू कॉल इट ए प्लस ए। ये अभी ए प्लस ए नहीं है, इसे ए प्लस ए बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन्वर्ट करना पड़ेगा किसी भी एक को, जिस मर्जी को कर लो। बोलो किसको कर रहे हो? नीचे वाले को। तो वो बन जाएगा सम बिग आर ईगोज, सम बिग आर ईगोज, फिर वो ए प्लस आई कहलाएगा, ए प्लस आई कहलाएगा। अच्छा सपोज ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको, ये मेथड कितना रोबस्ट है। रोबस्ट मतलब आप जो मर्जी करो सेम रिजल्ट आएगा। अगर आप पहले वाले को इन्वर्ट कर लेते तो क्या बन जाता? नहीं, सम बिग आर हीरो, फिर उसे नीचे लिखना पड़ता। इन्वर्ट कर तो लेते फिर उसे नीचे लिखना पड़ता ना, ऐसे थोड़ी होता है। देखो आपने इसे सम कर दिया, बिग यहाँ पे आ गया, अब ये मीडिएट है। एक कॉमन टर्म जरूर है पर अभी ये मीडिएट नहीं है। मीडिएट कब है? व्हेन दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट प्रेपोजिशन एंड दिस इज कॉल्ड द सेकंड प्रेपोजिशन, राइट? So first preposition is of type A and second preposition is of type I. दोनों तरीके से जो कॉम्बिनेशन बना वो A प्लस I। क्लियर हो गया? एनी डाउट? क्लियर? तो अब आपको क्या कर रहा हूं मैं, प्रैक्टिस करा रहा हूं थर्ड स्टेप की। उसमें पहले दो स्टेप की प्रैक्टिस अपने आप हो जाएगी।
आई विल गिव यू अ पेयर ऑफ प्रेपोजिशंस, अगर कॉम्बिनेशन राइट हो तो बोल देना राइट, बात खत्म, उसका नाम बता देना, और राइट ना हो तो किसी एक को इन्वर्ट करके नाम बता देना, राइट। चलो, सम ग्रास इज वेट, ऑल आइडियाज आर ग्रास। हाँ, ये ए प्लस आई है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दिस इज नॉट आई प्लस ए, आई प्लस ए क्या नाम मिसलीडिंग है, दिस इज ए प्लस आई। कोई मुझे इन्वर्जन नहीं करनी पड़ी, सिर्फ ऊपर नीचे करके। हाँ, जिसे उन्होंने फर्स्ट प्रेपोजिशन कहा है वो बेसिकली फर्स्ट नहीं है, वो सेकंड है। ओरिजिनल क्वेश्चन में जो सेकंड प्रेपोजिशन है वो एक्चुअली फर्स्ट प्रेपोजिशन है। सो दिस इज द राइट कॉम्बिनेशन and its name is A plus I, right? Okay. More some questions. No toy is a gun. All toys are good. नहीं, किसी एक को इन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर इन्वर्ट करना पड़े तो फर्स्ट प्रेफरेंस इज ई, फर्स्ट प्रेफरेंस इज ई। क्यों? ई के इन्वर्जन में कोई लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होता, ई के इन्वर्जन में कभी लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होता। अगर इन्वर्ट करना पड़ रहा है देन फर्स्ट प्रेफरेंस इज ऑलवेज ई, और अगर ना हो ई तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वेदर वी इन्वर्ट ए और आई, इट इज वन एंड द सेम थिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम ई को इन्वर्ट करेंगे, क्या बनेगा? नो गन इज ए टॉय। अच्छा, एक काम करते हैं, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं क्वेश्चन को, आपको सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और वो भी आइडेंटिफाई करने। हाँ, सब्जेक्ट क्या है? गन, सब्जेक्ट इज गन, मीडिएट इज टॉय एंड प्रेडिकेट इज गुड, गुड, राइट। Subject is gun, predicate is good, mediate is toy, mediate is toy, right? So in a valid inference, mediate would not be present. A valid inference will link the subject to the predicate और predicate to the subject. Mediate का रोल सिर्फ conclusion draw करने के लिए था, right? ये क्लियर हो गया आपको? एक और कॉम्बिनेशन लिखो। मैंने ये कहा है, एक वैलिड कंक्लूजन में मीडिएट नहीं आता, मीडिएट की हेल्प से कंक्लूजन निकलता है, बट मीडिएट इज नॉट प्रेजेंट इन द कंक्लूजन। सम प्लान्स आर नॉट वेल, ऑल वेल्स आर ड्राई। करेक्ट। नहीं, नहीं, आई का है, ओ प्लस ए, ओ प्लस ए, दिस इज राइट कॉम्बिनेशन, ओ प्लस ए, राइट। ऑल टॉक, ऑल टॉक इज वैक्यूअस, वैक्यूअस मतलब खाली पीली, जिसमें दम ना हो। ऑल टॉक इज वैक्यूअस, नो एफर्ट इज वैक्यूअस। किसी को इन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना? क्यों? क्योंकि दोनों में प्रेडिकेट की जगह आ गया है, कॉमन टर्म दोनों में प्रेडिकेट की जगह आ गई है, तो चॉइस हमारी दो है, पर हम प्रेफर ई को। अब लेटर ऑन इन नेक्स्ट स्टेप यू विल लर्न, इसको नोट कर लो बेशक इसको, अगर आप पहले वाले को भी इन्वर्ट कर दोगे ना, आंसर वही आने वाला है, जो कंक्लूजन है वो वही आएगा। द मेथड इज रोबस्ट एनफ, आप जिस मर्जी को इन्वर्ट करो, right? But for your own convenience, it is better to invert E if the choice is available. So what would you call? A plus E,
आफ्टर इन्वर्जन, राइट। तो ये चेक करने के लिए मैं आपसे पूछ लेता हूँ ना, इन द राइट कॉम्बिनेशन व्हाट विल बी द सब्जेक्ट? टॉक, टॉक। व्हाट विल बी द प्रेडिकेट? एफर्ट। एंड व्हाट विल बी द मीडिएट? वैक्वस, वैक्वस। हाँ हाँ, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी। सम आंट्स आर सिली, ऑल आंट्स आर बॉसी। राइट है कॉम्बिनेशन? नहीं, इन्वर्ट करना पड़ेगा। ऊपर वाले को कर लो। सम सिली आर आंट्स, सम सिली आर आंट्स, देन व्हाट विल बी द नेम? नहीं, I plus A. And what will be the subject of this combination? Subject silly, mediate aunt और predicate bossy. अच्छा, सेकंड ऑप्शन क्या है आपके पास? नीचे वाले को, फिर ऊपर नीचे जगह भी बदलनी पड़ेगी। हाँ, फिर क्या बनेगा? सम बॉसियर आंट्स, सम आंट्स आर सिली। फिर ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा आई प्लस आई, आई प्लस आई और कॉम्बिनेशन, राइट। तो आपने क्या नोट किया? फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर इन्वर्जन इज ई, सेकंड प्रेफरेंस फॉर इन्वर्जन इज आई एंड द लास्ट प्रेफरेंस फॉर इन्वर्जन इज ए। ओ को तो आप जो मर्जी कोशिश कर लो, इन्वर्ट होगा ही नहीं। ओ को तो इन्वर्ट कर ही नहीं सकते, राइट। क्लियर? चलो एक और कॉम्बिनेशन लिखो। all wealth is fake, all wealth is fluke. Should we call it A plus A? No, not at all. I plus A, I plus A, राइट। और इसे दो तरीके से I plus A बनाया जा सकता है, दो तरीके से। एक में सब्जेक्ट फेक होगा और प्रेडिकेट फ्लूक होगा, और दूसरे में वाइस वर्सा, सब्जेक्ट फ्लूक होगा और प्रेडिकेट फेक होगा, राइट। मीडिएट तो वेल्थ ही होगी, मीडिएट में हमारे ऑप्शन नहीं चलता। No king is kind, no army is kind। अभी तो नहीं है, हाँ। इन्वर्ट करने के बाद ई का तो कुछ बिगड़ना नहीं है, तो ई प्लस ई, राइट। और उसमें भी हमारे पास दो ऑप्शन है, मीडिएट तो काइंड रहेगा, सब्जेक्ट किंग हो सकता है, प्रेडिकेट आर्मी, या सब्जेक्ट आर्मी प्रेडिकेट किंग। गॉट इट? यहाँ तक कंफर्टेबल हो? तीन स्टेप समझ में आ गए अच्छे से? चलो now we come to the fourth step. Apply the rule, apply the rules, plus check out
फॉर इन्वर्जन, चेक आउट फॉर इन्वर्जन, राइट। मैं एक पूरा क्वेश्चन देता हूँ, आपको समझाता हूँ कि मैंने ये सेकंड पॉइंट क्यों लिखा प्लस के बाद, राइट। कॉम्बिनेशन तो करेक्ट है, मीडिएट बिल्कुल सही जगह पे यहाँ होना चाहिए, राइट। और रूल ये कहता है ए प्लस ए में से ए निकलता है कंक्लूजन, तो जो कंक्लूजन इसमें से निकलता है वो है ऑल वेल इज ग्रेट। आर और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ग्रामर का टेस्ट नहीं है ये। ऑल वेल इज ग्रेट दे रखा हो तो भी आपने टिक करना है, ऑल वेल आर ग्रेट दे रखा हो तो भी आपने उसे टिक करना है। पर एग्जामिनर ने ये नहीं दे रखा, एग्जामिनर पता क्या कर दिया, सम ग्रेट इज वेल, ये एक ऑप्शन में दे रखा है। अभी ऑप्शन करेक्ट है या नहीं है? करेक्ट है। जो कंक्लूजन निकला उसको इन्वर्ट करके दे दिया उसने। अगर वो कंक्लूजन होल्ड करता है तो उसका इन्वर्टेड कंक्लूजन भी होल्ड करता है। ये आजकल बहुत होने लगा है, राइट। ये चीज एग्जामिनर रूटीनली डालने लगे आज की डेट में, और ये चीज वेन डायग्राम वाली टेक्निक में से एस्केप हो जाती है, बच जाती है कई बार। क्लियर हो गया? तो आपको रूल तो अप्लाई करना ही है, पर रूल के साथ साथ इन्वर्जन्स का भी ध्यान रखना है। और एक और तरीके से इन्वर्जन यूज किया जाने लगा है, वो ये, अब ये बेटा कोई कंक्लूजन नहीं है, ये ओरिजिनल प्रोपोजिशन ही दे दिए, दोनों सेंटेंस को कंबाइन नहीं किया, राइट। और ये मुझे कैसे पता चला? मीडिएट प्रेजेंट है, कंक्लूजन में मीडिएट नहीं प्रेजेंट होता। तो अगर आपको कोई ऐसा ऑप्शन दे रखा है जिसमें मीडिएट प्रेजेंट है, तो चेक करो वो किसी ओरिजिनल प्रेपोजिशन का इन्वर्जन तो नहीं है, राइट। ये इसलिए फॉलो करता है कि कंक्लूजन का इन्वर्जन है, और ये इसलिए करेक्ट है, इसलिए फॉलो करता है कि ओरिजिनल प्रेपोजिशन का इन्वर्जन है। ये दोनों फॉलो करते हैं, बोथ ए एंड बी फॉलो। ये हम ऑप्शन टिक करके आएंगे। गॉट इट? तो फोर्थ स्टेप का नाम क्या है? अप्लाई द रूल्स बट साइमल्टेनियसली चेक आउट फॉर इन्वर्जन्स। क्लियर? सो व्हाट आर द रूल्स? पहला रूल लिखो, इफ बोथ ऑफ द प्रपोजिशंस आर नेगेटिव कंक्लूजन इज नॉट पॉसिबल। मतलब हाँ, ई प्लस ई प्लस ओ बोथ नेगेटिव, मतलब ई प्लस ई प्लस ओ प्लस ई, ओ प्लस ओ, no conclusion possible. If both of the propositions are negative, no conclusion is possible. अगर दोनों ही प्रोपोजिशन आपको नेगेटिव दे रखी हैं तो कंक्लूजन तो भूल जाओ। इन्वर्जन चेक करो, इन्वर्जन दे रखा हो तो वो करेक्ट है, बस, नहीं तो लिख दो कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, राइट। सेकेंड रूल लिखो, when both the propositions are particular, दोनों पर्टिकुलर कैसे हो सकते हैं? आई प्लस आई प्लस ओ प्लस आई, ओ प्लस ओ, है ना। इफ बोथ the propositions are particular, no conclusion is possible. No conclusion possible. तीसरा रूल लिखो,
नो कंक्लूजन इज पॉसिबल इन द प्रेजेंस ऑफ ओ। ओ चाहे कैसे भी आ जाए, किसी के भी साथ आ जाए। देखो ओ ई के साथ आ गया, कंक्लूजन नहीं निकला। ओ आई के साथ आ गया और ओ के साथ आ गया। अब ओ किसके बचा, किसके साथ, ए के साथ आ जाए तो भी कंक्लूजन नहीं निकलता। ओ का जैसे मर्जी कॉम्बिनेशन बना लो, हाँ, उसका इन्वर्जन नॉट डिफाइंड है। ओ डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करता किसी को, ना सब्जेक्ट के बारे में पता चलता है ना प्रेडिकेट के बारे में पता चलता है, राइट। ओ में ऐसी सॉलिड इंफॉर्मेशन होती नहीं जिसके बेसिस पे कंक्लूजन ड्रॉ किया जा सके। तो ओ प्लस ए बना लो, ओ प्लस ई तो इसमें आ ही गया, ओ प्लस आई भी इसमें आ गया, ओ प्लस ओ भी आ गया। ए प्लस ओ बना लो, कुछ नहीं होगा। ई प्लस ओ इसमें आ गया, आई प्लस ओ आ गया, ओ प्लस ओ आ गया। ओ की प्रेजेंस में पॉसिबल है ही नहीं। तो अब मैंने वो बता दिया जहाँ जहाँ कंक्लूजन नहीं निकलता। अब बच गए जहाँ जहाँ निकलता है ना, वो क्या है। सबसे पहला कॉम्बिनेशन है ए प्लस ए, बिल्कुल कंक्लूजन निकलता है एकदम सॉलिड वाला। ए प्लस ए इम्प्लाइज ए, राइट। और एग्जामिनर आपको क्या करेंगे, इन्वर्ट करके दे देंगे, तो वो देखने में आई लगेगा। अच्छा एक काम और, ये जो आई आया है ना, इसको भी इन्वर्ट कर देंगे, हाँ, तो ये 3 वैलिड कंक्लूजन पॉसिबल है, राइट। एक इसका एग्जांपल लिख लेते हैं यहाँ पे। चलो, ऑल बॉयज आर lousy, all lousy are happy, right। है ना बिल्कुल फिट कॉम्बिनेशन, कंक्लूजन निकलेगा, हाँ, ऑल बॉयज आर हैप्पी। आलसी, लाउजी मतलब आलसी, जो काम को बहुत धीरे धीरे करता है उसको लाउजी कहते हैं। ऑल बॉयज आर हैप्पी, बट आपके एग्जामिनर इसको इन्वर्ट कर देंगे तो क्या बनेगा बेटा, सम हैप्पी आर बॉयज, राइट। ये तीनों वैलिड कंक्लूजन है, तीनों, राइट। और इसके अलावा एक और बात है आपके एग्जामिनर के हाथ में, वो सिर्फ इसको इन्वर्ट करके दे सकते हैं। तो क्या बनेगा, सम लाउजी आर बॉयज, और इसको फिर इन्वर्ट किया तो क्या बनेगा, ओके। ये बेटा इन द टेक्निकल सेंस ऑफ द थिंग्स, these are not conclusions, these are not based on both the premises, these are based on only one of the premises। हाँ, नीचे इसको भी तो कर सकते हैं, सेकेंड स्टेटमेंट के साथ भी तो वो ये कर सकते हैं, हाँ। राइट, तो ए प्लस ए के साथ इन सातों में से कुछ भी ऑप्शंस में दिया जा सकता है, वैलिड है। इसके अलावा कुछ और दे देंगे तो वो सब इनवैलिड है, वो सब इनवैलिड है। क्लियर, इसमें से आया ना बेटा, इन्वर्जन से ना। इन सातों में से कोई भी आपको ऑप्शन में दे रखा होगा तो आपको लिखना पड़ेगा यस इट फॉलोज। ये जो तीन है ना, they follow when taking both the premises together, these follow
ignoring the second premise, just using the first premise. And these, ignoring the first premise, they are based only on the second premise. क्लियर हो गया पॉइंट? तो ये आपका था रूल नंबर 1 या रूल नंबर 4. a प्लस ए का कॉम्बिनेशन जो होगा उसमें से जो कंक्लूजन निकलेगा वो होगा a. दूसरा कॉम्बिनेशन बनता है आपका a प्लस ई. a प्लस ई, ये रब कर दो. a प्लस ई. गेस करो. a मतलब ऑल सब्जेक्ट्स आर मीडिएट, है ना. ई मतलब नो मीडिएट इज ए प्रेडिकेट. नो मीडिएट इज ए, सो नो सब्जेक्ट इज ए प्रेडिकेट. नो सब्जेक्ट इज ए प्रेडिकेट. ए प्लस ई में से जो कंक्लूजन निकलता है वो ई होता है. और ई को अगर वो इन्वर्ट करके दे दे तो भी ई होता है, तो भी ई होता है. नो सब्जेक्ट इज ए प्रेडिकेट, नो प्रेडिकेट इज ए सब्जेक्ट. राइट? एनी डाउट? चलो एक एग्जाम्पल लिखते हैं इसका. all statesmen are laconic. आपके लिए नया वर्ड है, मुझे पता है, मैंने जानबूझ के यूज किया. वॉक्यूबलरी भी साथ साथ तैयार होती रहे. ऑल स्टेट्समैन आर लैकोनिक. नो laconic is charming. Okay, who is laconic? हिंदी में बताता हूँ, वो भी आपने शायद नहीं सुना होगा. एक होता है मृदभाषी, जो स्वीट लैंग्वेज में बोलते हैं. होता है मृतभाषी, जो कम बोलता है, कम. दोज हु आर वेरी माइजरली विद वर्ड्स, बहुत कम बोलते हैं, अपनी बात को शॉर्ट में कहते हैं. दोज पीपल आर कॉल्ड लैकोनिक. और लैकोनिक का उल्टा क्या होता है? लैकोनिक का अपोजिट वर्बोज. जो छोटी सी बात को कहने के लिए 1000 शब्द यूज कर ले उसको वर्बोज कहेंगे. और जो बड़ी बड़ी बात 2-4 शब्दों में कह दे वो लैकोनिक. राइट? अमेरिका में एक लीडर हुए हैं लिंडन जॉनसन. लिंडन जॉनसन के बारे में शायद आपको ज़्यादा ना पता हो. लिंडन जॉनसन वॉज वेरी फेमस फॉर बीइंग लैकोनिक. सो there is a very famous joke about Lyndon Johnson. There was a newly recruited female journalist who bet this with her colleagues कि I will make him speak more than 2 words. He used to answer most questions in just 2 words. So she said that, okay, you bet me $100. Today he will speak more than 2 words. I will do that. Okay. So after having this bet with 3-4 of her colleagues, चारों से $100 मिलेंगे. वो सीधा लिंडन जॉनसन के पास जाके उन्हें बता देती है कि सर मैंने ना ऐसे ऐसे बेट लगाई है. Now please say something. You know what he said? You lose. कितने वर्ड्स? राइट? तो
It was very difficult to get him to say more than 2 words. तो उन्हें 2 वर्ड्स में आंसर देना था. तो what did he say? You lose. Right? That is laconic. अब क्लियर रहेगा with this name लिंडन जॉनसन. अब आपका नाम दिमाग में एसोसिएट हो जाएगा. Whenever you think of लिंडन जॉनसन, you will think of laconic and vice versa. सो ये आपके पास कॉम्बिनेशन आ गया ए प्लस ई का. निकालो इसमें से क्या वैलिड कंक्लूजन निकालते हो. नो स्टेट्समैन इज चार्मिंग. राइट. इसको इन्वर्ट करना. नो चार्मिंग इज ए स्टेट्समैन. बस वैलिड कंक्लूजन यही 2 हैं. इन्वर्जन्स बताओ कौन 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 से हैं. या सम लैकोनिक, सम स्टेट्समैन आर और इसमें से नो चार्मिंग इज लैकोनिक. नो चार्मिंग इज लैकोनिक. बस ये 5 ही हो सकते हैं. ये 5 ही हो सकते हैं. इन 5 के अलावा कोई नहीं हो सकता. मतलब अगर ये 5 ऑप्शन दिए हुए इनमें से कोई से भी ऑप्शन 2 ही होंगे. हाँ तो वो करेक्ट है. इनके अलावा कुछ भी लिखता रहे, वो कुछ भी बकवास करता रहे, वो सब इनकरेक्ट. नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता. उन्होंने सिर्फ ये लिखा होता है कि 2 प्रपोजिशन है, उसके बाद कुछ स्टेटमेंट्स हैं, कौन कौन सा फॉलो करता है, इनमें से कौन सा इन प्रेमाइसिस से फॉलो करता है. हाँ. राइट. ये क्लियर हो गया आपको. ए प्लस ई. नेक्स्ट कॉम्बिनेशन आपका क्या बनता है. ए प्लस आई. देखें ए प्लस आई में से क्या होता है. ऑल सब्जेक्ट आर प्रेडिकेट्स, है ना. ये तो ए ने बता दिया आपको. आई ने क्या बताया. सॉरी एक सेकंड. ऑल सब्जेक्ट्स आर मीडिएट. सम मीडिएट आर प्रेडिकेट्स. अब वो सम मीडिएट कैसे बनाऊं. एक पॉसिबिलिटी तो ये बनती है सम मीडिएट्स आर प्रेडिकेट. एक पॉसिबिलिटी ये भी तो बनती है सम मीडिएट्स आर प्रेडिकेट. एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है सारे ही सब्जेक्ट आ गए इसके अंदर. और एक ये भी बनती है, ये भी सम मीडिएट्स आर. तो मैं क्या कंक्लूड करूं. ये जो पहला सर्कल है ना, ये सब्जेक्ट को छू भी नहीं रहा, तो नो सब्जेक्ट इज ए प्रेडिकेट. ये जो दूसरा ये कह रहा है सम सब्जेक्ट्स आर प्रेडिकेट, और बाकी ये जो 2 सर्कल कहते हैं ऑल सब्जेक्ट्स आर. तो मैं क्या निकालूं. नो डेफिनेट कंक्लूजन पॉसिबल. नो डेफिनेट कंक्लूजन पॉसिबल. और अगर लॉजिक किसी लॉजिशियन से पूछा जाए ऐसा क्यों, है ना, तो ये कहेगा बिकॉज प्रेडिकेट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड. बिकॉज प्रेडिकेट इज नॉट फुली डिस्ट्रीब्यूटेड. प्रेडिकेट के बारे में पता नहीं चला ठीक से, बिकॉज द प्रेडिकेट इज नॉट फुली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसलिए कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा. क्लियर हो गया. एनी डाउट. ए प्लस ओ लिखूं क्या. लिख के क्रॉस लगा लो, या पहले ध्यान रखो ओ होगा तो क्रॉस. तो ओ की बात ही नहीं करते. ओ की बात ही नहीं करते. ये है बेटा सबसे इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन. और ये वो कॉम्बिनेशन है जिसमें वेन डायग्राम मोस्टली गेट्स यू रॉन्ग. मोस्ट स्टूडेंट मिस अप्लाई वेन डायग्राम.
तो एक काम करते हैं, पहले चैलेंज देता हूँ, आप अपना वेन डायग्राम लगा के तो देखो एक बार आप कहाँ पहुँचते हो, फिर मैं समझाऊंगा होता क्या है सही। लिखो एक कॉम्बिनेशन, नो टैक्सीडर्म, मैं नए नए वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, आपकी वोकेबुलरी भी तैयार हो जाए। नो टैक्सीडर्म, टैक्सी TAXI टैक्सी, DERM डर्म, नो टैक्सीडर्म इज ए पैचीडर्म, नो टैक्सीडर्म इज ए पैचीडर्म, PACHY पैची, DERM डर्म, नो टैक्सीडर्म इज ए पैचीडर्म, राइट। अगला सेंटेंस लिखो, ऑल पैचीडर्म्स आर ह्यूज, ह्यूज, HUG, ह्यूज। ठीक है, आप वेन डायग्राम लगाते हो ये कर सकते हो, नो T इज ए P, ऑल P इज ए H, ऑल P इज H। आप अल्फाबेट लेके कर सकते हो। आप बताओ आपका कंक्लूजन क्या है। अब पैची टर्म क्या होता है? पैची टर्म नहीं, ये गलत आंसर है। पैची टर्म वो होता है जिसकी मोटी चमड़ी होती है, बड़ी मोटी खाल, मोटी चमड़ी होती है। मतलब एलिफेंट, राइनोसोरस, ये सब कौन सी कैटेगरी के जानवर हैं? दे आर पैचीडर्म्स, मोटी खाल, मोटी चमड़ी। और टैक्सीडर्म कौन होता है? द पर्सन हु ट्रेड्स इन स्किन्स, जो एनिमल स्किन्स में ट्रेड करता है, एनिमल स्किन्स को बेचता है, खरीदता है, दोज पीपल आर कॉल्ड टैक्सीडर्म। डर्म इज रिलेटेड टू स्किन, हाँ, डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मिकूल, ठीक है। नो, ये गलत आंसर है। देखो वेन डायग्राम की ये वीकनेस है। आपने ये बनाया होगा ना, ये बनाया होगा, ये तो ई है, बन गया आराम से। अब ए, ऑल पैचीडर्म इज ह्यूज। ह्यूज का सर्कल कैसे बनाया आपने? अगर आप ये बनाओगे तो वो कंक्लूजन आ जाएगा जो आप निकाल के बैठे हुए हो। बट हु टेल्स यू कि ह्यूज का सर्कल ऐसे नहीं बन सकता? ये भी तो बन सकता है, हाँ, ये भी तो बन सकता है। राइट, आप क्या करें? नहीं, कंक्लूजन होता है, कंक्लूजन तो होता है, बट दिस इज द ओनली कॉम्बिनेशन where the conclusion is not about the subject, the conclusion is about the predicate। और ऐसे conclusions पे हम ऊपर स्टार लगा देते हैं। इसका conclusion है no, some huge are not taxiderms, some huge are not। ये देखो सर्कल कैसा भी बने, ये ह्यूज है या नहीं? ये ह्यूज है ना, और ये टैक्सीडर्म नहीं है। Some huge are not taxiderms। कंक्लूजन ओ टाइप है, पर कंक्लूजन सब्जेक्ट के बारे में नहीं है, कंक्लूजन प्रेडिकेट के बारे में। इसके लिए इसके ऊपर स्टार लगा हुआ है। द कंक्लूजन इज ओ स्टार। बिफोर आई स्टार्टेड इन एक्चुरियल साइंस आई यूज्ड टू टीच कैट। कैट की LRAR पढ़ाता था, मैं 6 साल से पढ़ा रहा था। तो वंस इट सो हैपेंड दैट वन ऑफ माय फ्रेंड फ्रॉम जयपुर वाज विजिटिंग अस। अब वो इंस्टीट्यूट ही आ गया मेरी।
वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देता रहता था, तो ही हैड सम इंटरेस्ट इन दिस। उस समय टेस्ट चल रहा था, 42 क्वेश्चंस थे टेस्ट में, वो फ्लैट 30 मिनट में हो गए एंड नन ऑफ द स्टूडेंट गॉट इवन ए सिंगल क्वेश्चन रॉन्ग। ये टेक्निक इतनी फास्ट काम करती है और इतनी इसकी हाई एक्यूरेसी। ही वॉज सरप्राइज्ड कि 42 क्वेश्चन 30 मिनट में खत्म। और चलो इतनी स्पीड के बाद कोई कैजुअलिटी हो गई हो, कोई आंसर गलत आ गया हो, आंसर गलत नहीं आता इसके अंदर। ये एक्चुअली आप डिस्टिल्ड प्रोडक्ट ले रहे हो ना, आपको पता ही आएगा। वी हैव कंसीडर्ड ऑल पॉसिबिलिटी, ये डेफिनेट कंक्लूजन है, राइट। चलो हाँ हाँ बेटा, जब भी आपका पहला स्टेटमेंट ई टाइप है और दूसरा ए टाइप है, तो इसमें हुआ क्या है, ई में दोनों डिस्ट्रीब्यूट हो गए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट फुली डिस्ट्रीब्यूट, सब्जेक्ट और मीडिएट दोनों फुली डिस्ट्रीब्यूट हो गए कि उनके बीच में कोई कॉमन कनेक्शन नहीं है। पर जब इसमें देखा तो मीडिएट और प्रेडिकेट तो फुली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, पर प्रेडिकेट और सब्जेक्ट का रिलेशन डाउटफुल हो गया। प्रेडिकेट और सब्जेक्ट के बीच में रिलेशनशिप डाउटफुल हो गया, राइट। सो वी कांट मेक ए डेफिनेट कंक्लूजन अबाउट सब्जेक्ट, but we can make a definite conclusion about predicate, that there exist some predicates who are not subjects, who are not subjects। देखो, कोई भी टैक्सीडर्म पैचीडर्म नहीं है, ठीक है। ये ई ने दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, नथिंग कॉमन बिटवीन दीज टू सेट्स, ये ई ने कंफर्म कर दिया। एंड ऑल पैचीडर्म्स लाई इन द सेट ऑफ ह्यूज, ये ए ने कंफर्म कर दिया। बट व्हाट डज इट टेल मी अबाउट ह्यूज एंड टैक्सीडर्म? नथिंग, नथिंग, राइट। आपके दो सेट जो इंटरसेक्ट नहीं करते, उसमें से एक सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट है। इट डज नॉट टेल मी अबाउट द फर्स्ट सेट कि वो उसका सबसेट है या नहीं है, वो उसके साथ इंटरसेक्ट करता है या नहीं करता, राइट। क्लियर। तो सब्जेक्ट के बारे में कोई डेफिनेट कंक्लूजन मैं नहीं आपको दे सकता, बट प्रेडिकेट के बारे में मुझे पता है। देयर आर सम प्रेडिकेट्स, there are some huge which are not subjects, which are not taxiderms, right। तो ये हार्डली कोई वेन डायग्राम में कवर हो पाता है ये क्वेश्चन। ये दिस इज द कॉम्बिनेशन दैट मोस्टली you get wrong when you work with Venn diagrams। ये क्लियर हो गया। Should I write the combination E plus E? लिख लेते हैं और क्रॉस मार देते हैं। कारण दोनों नेगेटिव है, कारण दोनों नेगेटिव है। E प्लस आई, इसमें क्या है, वही चीज है, वही चीज, वही 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 पैटर्न है। ई प्लस आई में वही पैटर्न है। देखो, लिखो एक कॉम्बिनेशन लिखो, नो, अच्छा वर्ड भी तो आपको नए देने, ओके। नो लेवी इज assess all cess are tariffs। पता है ये वर्ड्स? ये सब टैक्सेशन सिस्टम से रिलेटेड वर्ड्स है। हाँ, ये ई प्लस ए बना दिया। सम, हाँ, लेवी भी टैक्स। हाँ हाँ, तीनों तीनों टैरिफ भी, तीनों का रिलेशन टैक्स से है। थोड़ा थोड़ा शेड फर्क है भी, किस टाइप का टैक्स है, तीनों टैक्सेशन से रिलेटेड। देखो, नो लेवी इज ए सेस, है ना। अब ये टैरिफ का सर्कल कैसे बनाओ? ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, और ऐसे नहीं बन सकता। ये नहीं पॉसिबिलिटी है।
और ये भी पॉसिबिलिटी है ना। पर इन सब केसेस में ये है, ये जो कॉमन है ना, ये लेवी नहीं है ना। सो सम टैरिफ्स आर नॉट लेवीज, सम टैरिफ्स आर नॉट लेवीज। क्लियर हो गया? लॉक किया जाए इसे। चलो, तो ओ के साथ तो बनाना ही नहीं। अब तो हम फाइनल लेग में आ गए, टॉपिक खत्म होने वाला है। आई वाले कॉम्बिनेशन, आई प्लस ए से आई निकलता है, आई प्लस ई से ओ निकलता है, कुछ नहीं निकलता, कुछ नहीं निकलता। बस इतने ही कंक्लूजन पॉसिबल होते हैं, बाकी कोई कंक्लूजन किसी को सेट में पॉसिबल नहीं होता। तो इन दोनों का एक एक एग्जांपल लिख लेते हैं। लिखो, आई प्लस ए का एग्जांपल लिखो। सम lagoons are teeming. Some lagoons are teeming. TEEM, team मीनिंग पता है? Some lagoons are teeming. All teemings are profound. You know what is a lagoon? Backwater of a sea, not of river, right? सी का ऐसा एरिया जो लैंड लॉक हो गया है, जिसमें तीन तरफ लैंड है और उसमें पूरी वो टाइड अंदर तक आ नहीं पाती, पूरी वेव्स अंदर तक आ नहीं पाती हैं, बिकॉज इट इज लैंड लॉक। लाइक ये इस तरीके से बना हुआ है। तो ये सी है, ये बहुत अंदर बड़ी वाटर बॉडी है, बट इसकी ओपनिंग बहुत छोटी है। तो समुद्र का पानी इसमें आता भी है, इसमें जाता भी है, बट बड़ी बड़ी वेव्स एकदम से नहीं आ पाती है, वो ब्रेक हो जाती है वहाँ पे, राइट। तो ये जनरली प्लेसिड होता है। प्लेसिड माने शांत पानी को प्लेसिड कहते हैं, जिसमें ज़्यादा हलचल नहीं है। प्लेसिड का उल्टा होता है टर्बुलेंट, जिसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, टर्बुलेंट। तो ये बड़ा प्लेसिड वाटर होता है, बड़ा शांत लगता है देखने में, राइट। और जो है इसमें आप आराम से स्विमिंग कर सकते हो विदाउट द रिस्क ऑफ बीइंग स्वेप्ट अवे। डिपेंड करता है डेप्थ कितनी है। बड़ा प्लेसिड होता है, अच्छी खासी सी लाइफ होती है और जनरली पानी शांत होता है। टीमिंग मतलब किनारे तक लबालब भरा होना, उसको टीमिंग कहते हैं। टीमिंग जैसे सी में टाइड्स आते हैं तो उसके हिसाब से इसमें पानी बढ़ जाता है, कम हो जाता है। तो अगर ये पूरा ऊपर तक भरा हुआ है लबालब, इवन योर टी कप में भी टीमिंग, बिल्कुल किनारे तक ऊपर तक भर दिया जाए, उसे क्या कहेंगे? टीमिंग। हाँ, ब्रिम तक अगर भर दे, दैट इज कॉल्ड टीमिंग, राइट। नहीं, ये थोड़ी लिखा है यहाँ पे, आई स्टार थोड़ी लिखा है मैंने कि कंक्लूजन प्रेडिकेट के बारे में निकलेगा। सम लगून्स आर प्रोफाउंड, हाँ उसका आप इन्वर्जन कर लो तो वो बन जाएगा सम प्रोफाउंड आर लगून। सम लगून्स आर प्रोफाउंड, वेरी डीप,
हाँ, जब तक स्टार नहीं लगा हुआ। कंक्लूजन आपका सब्जेक्ट के बारे में ही होगा, राइट। स्टार लग जाती है तो प्रेडिकेट के, हाँ, फिर कंक्लूजन प्रेडिकेट के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में नहीं है। और वो तभी होता है बेटा जब पहली प्रेमाइस नेगेटिव होती है, तभी होता है जब पहली प्रेमाइस नेगेटिव होती है, दूसरी प्रेमाइस पॉजिटिव होती है, तब स्टार लगता है। तो चेक करें इसे, आई कैसे बनेगा। सम लगून्स आर टीमिंग, ऑल टीमिंग आर प्रोफाउंड। अब कैसे बनाऊं, ऐसे भी बन सकता है प्रोफाउंड का सर्कल, और ऐसे भी बन सकता है, राइट। अगर छोटे से छोटा भी बनेगा प्रोफाउंड का सर्कल तो इसके साथ ओवरलैप हो जाएगा, है ना। इन ऑल दीज थ्री केसेस कुछ तो लगून कॉमन होंगे। सम पार्ट ऑफ द लगून सेट मस्ट बी अ पार्ट ऑफ द प्रोफाउंड सेट, राइट। इसलिए हमारा कंक्लूजन निकल गया, सम लगून्स आर प्रोफाउंड एंड दिस इज डेफिनेट कंक्लूजन, सम लगून्स आर प्रोफाउंड। क्लियर हो गया। चलो, some parsimonious are frugal, some parsimonious are frugal, no frugal is a miser. So what is parsimonious? जो पैसा बहुत सोच समझ के खर्च करता है, जिसके दिमाग में हमेशा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस चलता रहता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड पार्सिमोनियस। पैसा खर्च करता है पर सोच समझ के, राइट। वर्थ है या नहीं है। मूवी देखने जाने से पहले उसके रिव्यू पढ़ेगा, 3-4 जगह लगेगा, हाँ पैसा वसूल मूवी होने वाली है तो जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। दैट इज पार्सिमोनियस। फ्रूगल इज हु स्पेंड्स लेस, कम खर्चे में काम चलाने वाला। जैसे मैंने उसका लैकोनिक का बताया था ना, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, मितभाषी, मितभाषी। मैंने शायद वो उसमें माँ में नीचे रा लगा दिया था, वो चेंज कर लो, मितभाषी। वंस हु स्पीक लेस इज मितभाषी एंड वंस हु स्पेंड्स लेस इज मित व्ययी। जो एक्सपेंस कम से कम करे, मित व्ययी, दैट इज फ्रूगल। फ्रूगल कम से कम खर्चा करता है। और माइजर कंजूस, पैसे खर्च करने नहीं चाहे नीड डिनाई करनी पड़ जाए, राइट। इसके ये तीनों एक कैटेगरी के वर्ड है, पर ये नेगेटिव शेड में किसी को माइजर कहोगे वो बुरा मान जाएगा, और ये प्रेज वर्ड, ये पॉजिटिव वर्ड्स हैं। When I say you are parsimonious, actually I am praising you, मैं आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ कि आप पैसा बर्बाद नहीं करते हो, सोच समझ के खर्च करते हो। जहाँ जरूरी होता है, जहाँ यू ऑलवेज ड्राइव वैल्यू फॉर मनी, ऑलवेज गेट अ वैल्यू आउट ऑफ मनी, सोच समझ के पैसा खर्च करते हो। दोनों के बीच का वो पॉजिटिव है, ठीक है। सुन, माइजर तो नीड भी डिनाई करेगा पर पैसे खर्च नहीं करेगा। फ्रूगल नीड डिनाई नहीं करेगा, नीड तो पूरी करेगा पर कोशिश करेगा कम से कम खर्चे में वो नीड पूरी हो, राइट। कम से कम खर्चे में वो नीड पूरी हो, दैट इज फ्रूगल। पार्सिमोनियस इवेल्युएट करता है ऑप्शंस को। नीड एंटरटेनमेंट किया है, 4 मूवीज लगी हुई है, कौन सी देखने जाए, किस में सबसे ज्यादा मजा आने वाला है, किस में सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी मिलने वाली है, वो पहले सोचेगा, पहले एनालाइज करेगा, बाद में डिसीजन लेगा, राइट। हाँ, सम पार्सिमोनियस आर नॉट माइजर्स, बिल्कुल ठीक है।
वेन डायग्राम से चेक किया आपने? सम पार्सिमोनियस आर फ्रूगल, नो फ्रूगल इज ए माइजर। ये सर्कल कहाँ बनाऊं? जो भी माइजर का सर्कल बनेगा वो फ्रूगल के साथ बिल्कुल भी टच नहीं करेगा, पर पार्सिमोनियस के साथ तो टच कर सकता है। ये भी एक पॉसिबिलिटी है माइजर की, ये भी एक पॉसिबिलिटी है माइजर की, पर कुछ भी कर लो ये पोर्शन नहीं आ सकता माइजर के सर्कल में ना। तो इसलिए हमने क्या कहा, सम पार्सिमोनियस आर नॉट माइजर, सम पार्सिमोनियस आर नॉट माइजर्स। राइट, क्लियर? तो आप सबकी ईमेल आईडी है हमारे पास इसका प्रैक्टिस असाइनमेंट मेल करने के लिए, है ना? है तो बस कोई दिक्कत नहीं, ग्रुप में डाल देंगे, असाइनमेंट मेल्ड ग्रुप में आ जाएगा। अगर आप मेल चेक कर लेना, नहीं आया हो तो आप हमें एक टेस्ट मेल भेजना, assignment डॉट आई पॉइंट @gmail, assignment.ipoint@gmail.com पे टेस्ट मेल भेज देना। अभी नहीं, जाते ही नहीं भेज देना। Once you get the message in the WhatsApp group that assignment mailed, Silog is assignment mailed, and you find that you have not received it on your mail, हो सकता है कई बार टाइपिंग एरर हो जाती है ना? आपने लिख के दिया, उसे मैडम ने टाइप किया, कोई अल्फ़ाबेट आगे पीछे हो गया तो मेल डिलीवर नहीं होगी। सो यू राइट ए टेस्ट मेल, वहीं से आपकी आप आईडी, कॉन्टैक्ट आईडी सेव कर लेंगे लिस्ट में, और फिर आगे भी आप आगे सारी मेल आने लगेंगी आपको। तो अब रह गई सिर्फ प्रैक्टिस, है ना? तो मैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसमें कि अरेंजमेंट राइट नहीं होगा, पहले आपको कॉम्बिनेशन आपको खुद ठीक करना पड़ेगा। अभी रूल सिखाते हुए तो मैंने जितने भी एग्जाम्पल लिए सब में राइट कॉम्बिनेशन था। अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसमें राइट कॉम्बिनेशन नहीं होगा। एक नया वर्ड आया दिमाग में, जैसे आप सी से रिलेटेड बातें कर रहे थे, लाइफ बॉय। देखिए साबुन की स्पेलिंग लाइफ बॉय, ये यू भी होता है। द नेम ऑफ दैट सोप इज नॉट लाइफ बॉय, BOY नहीं है वो, लाइफ बॉय। व्हाट इज दिस बॉय? ये वर्ड नहीं देखा कभी? कभी किसी नहीं, हाँ बॉय किसी से बना है। कभी किसी वाटर पार्क में गए हो, वहाँ इन्फ्लेटेड रिंग रहते हैं, वो रिंग लेके चले जाओ तो आप डूबोगे नहीं कभी। सो ऑब्जेक्ट दैट हैज बॉयंसी इज एन ऑब्जेक्ट दैट नेवर सिंक्स, वो डूबेगा नहीं, राइट? एयरप्लेन में वो कहते हैं ना, ये रक्षा जैकेट फुला लेना, अगर हमें वो पानी पे लैंडिंग करने लगे तो ये रक्षा जैकेट फुला लेना, फिर उसके बाद आपको तैरना नहीं आएगा, पर ना आता हो तैरना फिर भी आप डूबोगे नहीं। ऐसे ऑब्जेक्ट जो पानी पे हमेशा फ्लोट करते रहते हैं, डूबते नहीं हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को बॉय कहते हैं। तो लाइफ बॉय मतलब जो आपकी लाइफ को डूबने न दे, जो आपकी लाइफ को बचा के रखे। और आपकी लाइफ डूबती कब है भाई? एक तो टाइम है, एक हमें एज मिली है 90-80 साल 100 साल तक सबकी बैंड बज जानी है, सब ने दुनिया छोड़ के चले जाना है, वो तो नेचुरल डेथ है। अननेचुरल डेथ, टाइम से पहले बीमारियां लग गई, वो आती है इन्फेक्शन वगैरह से, तो उस इन्फेक्शन को, जर्म्स को कौन दूर रख? दैट वाज द आइडिया बिहाइंड दिस नेम व्हेन इट वाज कॉइन्ड। इट इज अ वेरी वेरी ओल्ड ब्रांड। लाइफ बॉय इज 95 ईयर ओल्ड ब्रांड। 95 ईयर्स पहले इन्फेक्शन के बारे में पता चला था। ये थोड़ी हमें जब से जंगलों में रहते थे, ह्यूमन बीइंग इवोल्यूशन से पहले हमें इन्फेक्शन का पता था, right? So we learned about infection and how it spread diseases very late. So Lifebuoy, the brand, was created just before World War I, right? तो बॉय का मीनिंग ये होता है। कभी आपके
किसी पूल वूल में वो बोटिंग के लिए जाओ तो उन्होंने ना एक ऐसे वो बाउंड्री बनाई होती है। यहाँ पे क्या होता है, एक ड्रम बंधा होगा, यहाँ पे एक ड्रम बंधा होगा और इनके बीच में एक रस्सी होगी, तो ये क्या है, बॉयज है। सो दे विल मार्क द बाउंड्री जिसके आगे आप अपनी बोट नहीं ले जा सकते विद द यूज ऑफ बॉयज। व्हाट इज द स्पेलिंग? BOY, बॉय, राइट। बॉय से बनता है वर्ड बॉयंसी। बॉयंसी मतलब कैपेसिटी टू कीप अफ्लोट, कैपेसिटी टू कीप फ्लोट। इसमें बड़ी बॉयंसी है, मतलब कितना भी सेटबैक आए बिजनेस में ये कैसे ना कैसे मैनेज कर जाता है, सर्वाइव कर जाता है, डूबता नहीं है, खत्म नहीं होता। दिस इज बॉयंसी। और बॉयंट फोर्स ये फिजिकल टर्म हो गई। हाँ, द फोर्स दैट कीप्स यू बॉयंट, दैट कीप्स यू फ्रॉम सिंकिंग, जो डूबने से बचाती है, राइट, क्लियर। सो nowadays what we find that youth has a lot of things but not emotional buoyancy. so जरा सा सेटबैक हुआ नहीं, जरा सा ब्रेकअप हुआ नहीं, सुसाइड करने पहुंच गए। सो दे लैक इमोशनल buoyancy, राइट। चलो, तो नो बॉय is bad, some boys are toys. Is it the right combination? No. Can you give it a name? No. इन्वर्ट करना है और कॉम्बिनेशन में ई और आई है। हम दोनों तरीके से करेंगे और देखेंगे हमारा मेथड स्ट्रॉन्ग है या नहीं। एक बार हम ई को इन्वर्ट करेंगे और एक बार हम आई को इन्वर्ट करेंगे, राइट। तो पहला ई को इन्वर्ट करो, देखो क्या बना। नो बैड इज ए बॉय, सम बॉयज आर टॉयज। हाँ, दिस इज ई प्लस आगे से आवाज नहीं आई, ई प्लस आई, एंड माई रूल सेज दिस इज ओ स्टार। हाँ, सम टॉयज आर नॉट बैड, राइट, क्योंकि ये ओ है, इसका तो इन्वर्जन हो ही नहीं सकता, है ना। हाँ, ओरिजिनल स्टेटमेंट्स के इन्वर्जन्स हो सकते हैं, ऑप्शन में दिए हो सकते हैं, और वो क्या, एंड सम, चलो जी। तो इन तीन के अलावा कुछ भी वैलिड नहीं है, कुछ भी फॉलो नहीं करता। अब हम इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करेंगे, देखेंगे हमारा मेथड हमें भटका तो नहीं रहा, गलत आंसर तो नहीं आ रहा हमारा, राइट। तो हम अब आई को इन्वर्ट करने वाले हैं और उसे अगर इन्वर्ट कर दिया तो ऊपर लिखना पड़ेगा, है ना। बोलो, सम no boy is bad. What is this combination called? और I प्लस ई में से क्या निकलता है बेटा? ओ नहीं, चेक कर लो, ओ। I प्लस ई में से ओ स्टार नहीं निकलता, ओ निकलता है। हाँ, बनाओ, सम ट्वाइस मैच कर रहा है, मैच कर रहा है, तो कोई टेंशन नहीं लेना, क्या किसको इन्वर्ट करना है, कोई टेंशन नहीं लेना, जो क्लिक कर दिया उसको इन्वर्ट कर देना, आंसर वही आने वाला है, राइट। और ये तो वही रहेंगे, ये तो कॉमन ही है, ये तो इन्वर्ट करके निकाले गए, राइट। इज दैट ऑल? कॉन्फिडेंट? एक क्वेश्चन और करते हैं, चलो। उसमें भी कॉम्बिनेशन आप ही को सेट करना पड़ेगा, मैं करके नहीं दूंगा। ऑल
क्लिंस, क्लीन पता है ना, क्लीन क्या होती है? हाँ, किल्न होता है वो, KILN होता है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। ब्रिक किल, किल मतलब भट्टी। हाँ, ऑल किल्स आर एरिड, all kilns are arid, all बताओ, नहीं बस ऊपर लिखो, बन गया। A+A है, जरूरी थोड़ी है इन्वर्जन से ही राइट कॉम्बिनेशन बनेगा, सिर्फ ऑर्डर चेंज कर दो। उन्होंने ये कहा ये पहला प्रेमाइस है, सेकंड है, हम कहते नहीं ये फर्स्ट है वो सेकंड है, बस हो गया राइट कॉम्बिनेशन। एरा मीडिएट, एरा मीडिएट, राइट। हाँ, तो क्या आएगा? ऑल हीथ्स एरिड, ऑल हीथ्स आर एरिड। एरिड मीन्स एक्सट्रीमली ड्राई, ड्राईनेस की हाइट को एरिड कहते हैं, राइट। एक्सट्रीमली ड्राई, दैट इज कॉल्ड एरिड। हीट कुछ नहीं है, right? Heath is not a word in English dictionary, नहीं है कोई मीनिंग।